नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मिनरल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। कल हमने एक छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसमें हमने वाटर पोटेंशियल का रोल आपको समझाया था। ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि पानी का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है, येस या नो पढ़ा चुके हैं। कल हमने आपको अपने लेक्चर में ये बताया था कि पानी का एब्जॉर्प्शन, अगर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम, कि प्योर वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन सिंपल मेथड से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मिनरल के एब्जॉर्प्शन की बात करें कि हाउ द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। और वही मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं जो पानी में सॉल्वलाइज हो सकते हैं। सामान्य तौर पर जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में घुलनशील होते ही हैं और पानी में घुल करके वो क्या बनाते हैं, सॉयल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ना तो प्योर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही प्योर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, बल्कि एब्जॉर्प्शन होता है सॉयल सॉल्यूशन का। अब इनमें जो मिनरल्स होते हैं ये उसी पानी के साथ मूव करके रूट हेयर्स के थ्रू अंदर आते हैं, पौधे की बॉडी में आते हैं। लेकिन जैसे वो रूट हेयर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी समय हमें यह ध्यान देना है कि यह एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन एक्टिव तब होगा जब मूवमेंट अप स्ट्रीम होगा। व्हाट डू मीन बाई अप स्ट्रीम मूवमेंट। कई बार हम आपको पहाड़ चोटी वोटी बना के दिखाए हैं, समझाए हैं कि पहाड़ जो होता है उस पर अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेबर करना पड़ेगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि आपका मेटाबॉलिक एनर्जी आपकी खर्च होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कंज्यूम होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब मिनरल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होता है। आइए आज हम इसी को देखेंगे। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉयल में मौजूद है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, इस पर हम बात करेंगे आज। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो मिनरल्स होते हैं कहां पर। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉयल। कहां पर मौजूद हैं? प्रेजेंट इन सॉयल, ये मिट्टी में मौजूद हैं। मिनरल्स कहां पर मौजूद हैं? दीज आर प्रेजेंट इन सॉयल। और इन मिनरल्स का यूज है, कहां पर यूज है मिनरल्स का मिनरल्स का यूज जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट प्रकार के मेटाबॉलिक पाथवे में, किसी एंजाइम के एक्टिवेशन में, या ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में, या फिर क्लोरोफिल के निर्माण में, या फिर साइटोक्रोम के निर्माण में। यानी कहने का मतलब कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उनमें हम आपको इनकी यूटिलिटी बताएंगे कि ये जो मिनरल्स होते हैं इनका उपयोग क्या होता है प्लांट की बॉडी में। फिलहाल आज इस लेक्चर में आप ये मानकर चलिए कि मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में और एनिमल दोनों की मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि बेसिकली हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि ये 4 प्रकार की नीड इनकी होती है। ऐसे मिनरल्स जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसी बायोमॉलिक्यूल के, उदाहरण के लिए जैसे क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम हवा में तो होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में पौधे इस मैग्नीशियम को कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे, उससे मिट्टी से लेंगे, ठीक है। और आपका शरीर भी मैग्नीशियम को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, कर लेंगे क्या? नहीं। हमको मैग्नीशियम भोजन के स्रोत से प्राप्त होता है। जो खाना हम खाते हैं उसमें मैग्नीशियम होता है। और खाना खा रहे हैं चाहे वो एनिमल ओरिजिन का हो चाहे वेजिटेरियन हो, जाहिर सी बात है कि बायोलॉजिकल सोर्स ही होगा। एनिमल्स के लिए बायोलॉजिकल सोर्स होता है मैग्नीशियम, लेकिन प्लांट्स के लिए मैग्नीशियम बायोलॉजिकल सोर्स नहीं होता बल्कि मिट्टी होता है। तो उसी मिट्टी में मौजूद जो मैग्नीशियम है वो एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये क्लोरोफिल का हिस्सा बन गया। तो पहली कैटेगरी जो मिनरल्स की जो इनके लिए यूजफुल हैं वो ये है कि ये पौधों के शरीर में कुछ खास प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए होते हैं, राइट। अब जैसे क्लोरोफिल हो गया, जैसे एनिमल्स में पिगमेंटेशन होता है, हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन होता है, पौधों में भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधों में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जिंक की ज़रूरत पड़ती है, मॉलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ जो पहली कैटेगरी मिनरल्स की वो ये है कि वो किसी भी प्लांट के शरीर में
कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण करने में सहायक है। बात समझ में आ गई? इस तरह से दूसरी जो कैटेगरी है मिनरल्स की, ये मिनरल्स एनर्जी पैदा करने वाले बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा होते हैं। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फास्फोरस होता है। अब आपको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एटीपी में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट में फास्फोरस होता है, और ये फास्फोरस एक प्रकार का मिनरल है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। राइट? तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स फास्फोरस की डिमांड करेंगे, तो ये फास्फोरस पौधे मिट्टी से एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले आते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नाइट्रोजन की हम बात करें अगर, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका भी सोर्स कौन होता है? वो मिट्टी ही होता है, क्योंकि पौधा, कोई भी प्लांट हवा से नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। दो कैटेगरी होती है, या तो वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करने वाले होंगे जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके कंपाउंड के फॉर्म में अभी हम आपको आगे बताएंगे कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है। तो या तो वो मिट्टी से इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, और इस काम के लिए उनकी बॉडी में कुछ खास प्रकार के डिवाइसेज होते हैं, यानी कि कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में। जैसे पिचर होता है, जैसे ब्लैडर होता है, ये सब स्ट्रक्चर इंसेक्टिवोर्स प्लांट में आप पढ़ेंगे कि ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, और फिर नाइट्रोजन इनको डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो पौधों में नाइट्रोजन प्राप्त करने का दो तरीका है, एक ये इंसेक्ट्स को खा लें, दूसरा वो मिनरल से एब्जॉर्ब कर लें, इसमें मिट्टी से। हम, आपको पता है कि सारे प्लांट इंसेक्टिवोरस नहीं होते, इसलिए मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स दीज आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स ऑन सॉयल। बात समझ में आ गई? तो पहला हमने आपको बता दिया क्या, कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, किसी बायोमॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे मिनरल्स। दूसरी कैटेगरी एनर्जी प्रोवाइडिंग मिनरल्स होते हैं, जैसे फास्फोरस है, वो आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाया जा रहा है। तीसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे मिनरल्स की है जो कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करने वाले एंजाइमों के एक्टिवेटर होते हैं, मॉड्यूलेटर्स होते हैं। अब ये मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं एंजाइम के, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर मेटल एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसका मेटल एक्टिवेटर जिंक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, इसका मेटल एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम है। तो इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर जिनकी एक्टिविटी के लिए किसी न किसी मिनरल की आवश्यकता है। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि क्या कर रहे हैं, ये एंजाइमों के एक्टिवेटर हैं। चौथी कैटेगरी कौन सी है? मिनरल्स। चौथी कैटेगरी जो है ऐसे मिनरल्स की है जो प्लांट्स के अंदर डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, मतलब सेल के अंदर का ऑस्मोटिक एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं, जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक है, जैसे कि पोटेशियम है, K+। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी चैप्टर के अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि पोटेशियम का रोल स्टोमेटा के ओपनिंग में और क्लोजिंग में क्या होता है। तो इस तरह से चार कैटेगरी मिनरल की हो गई। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट मिनरल which are the structural component of some biomolecules like chlorophyll, like hemoglobin, like साइटोक्रोम। जैसे साइटोक्रोम की बात करते हैं तो उसमें आयरन होता है, साइटोक्रोम सी में कॉपर होता है, प्लास्टोसाइनिन जो पिगमेंट होता है तो प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है। तो इस प्रकार से कुछ खास प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसी भी बायोमॉलिक्यूल के लिए। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं एटीपी में, जैसे फास्फोरस है। तीसरी कैटेगरी हमने आपको बताया कि ये मेटल एक्टिवेटर होते हैं कुछ खास प्रकार के एंजाइमों के, और बिना उन मेटल्स के वो एंजाइम सक्रिय नहीं रहेंगे। राइट? फिर इसके बाद हमने आपसे बात किया कि कुछ ऑस्मोटिक सिस्टम को मेंटेन करने वाले मिनरल्स होते हैं। अब आप बेसिकली ये समझ चुके हैं कि अगर ये चार कैटेगरी के मिनरल प्लांट्स की बॉडी को प्राप्त ना हो तो क्या दशा होगी, आप सोच लीजिए। आपके गमले में लगा हुआ कोई भी प्लांट, उसकी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो पीला पड़ने का एक ही कारण है कि उसमें क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और अगर क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इसके पीछे कारण आप ढूंढ लीजिए कि क्या हो सकता है। इसकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। राइट? अब आप समझ गए होंगे कि क्लोरोसिस कई कारणों से होती। क्लोरोसिस का मतलब समझते हैं? क्लोरोसिस का मतलब पत्तियों से जब क्लोरोफिल गायब हो जाए, पत्तियां पीली पड़ जाएं, हम इसे क्या कहते हैं? इसको क्लोरोसिस कहते हैं।
और इस क्लोरोसिस के लिए ज़्यादातर मिनरल की डेफिशिएंसी जिम्मेदार है, वो चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे फ्लोरीन हो। इस तरह से तमाम प्रकार के ये जो मिनरल्स होते हैं, ये इनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो सकती है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी आप देख सकते हैं अपने गमले में जो प्लांट लगा करके, और उसमें कुछ खास मिनरल दीजिए, कुछ खास ना दीजिए। तो जिन्हें आप नहीं देंगे उनकी डेफिशिएंसी प्लांट्स में आएगी और उसका सिम्टम उस पौधे में दिखाई देगा। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपको मालूम है कि मिनरल्स प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो चलिए और इनके एब्जॉर्प्शन की बात हम करें कि प्लांट्स इनको लेते कैसे हैं। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था पानी का एब्जॉर्प्शन, कि मिनरल्स जो होते हैं वो पानी में मौजूद होते हैं और अपने आयनों के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। कोई भी मिनरल जैसे आयरन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो उसके कंपाउंड, उसके आयनों के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। यस, मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल and absorbed in dissolved state, डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं इन वाटर, ये पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉयल सॉल्यूशन। तो जब भी आप सॉयल सॉल्यूशन के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल बोथ। आप दोनों की बात कर रहे हैं, आप मिनरल्स की भी बात कर रहे हैं और आप पानी के भी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तभी सॉइल सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन the form of their ions, form of their ions। जो मिनरल्स होते हैं वो डायरेक्ट, जैसे आयरन है, ये न्यूट्रल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन एटम थोड़ी ना एब्जॉर्ब होता है, आयरन का आयन एब्जॉर्ब होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, वो फेरेट के रूप में होगा। बात समझ गए। बोरान जैसे है वो बोरेट के रूप में या मेटाबोरेट के रूप में एब्जॉर्ब होगा। पोटेशियम जो होता है ये भी कंबाइंड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए आयंस जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो उनके आयनों के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब आगे की बात करें तो मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर आयंस। अब हमको यहां पर एक पॉइंट ये मेंशन करना है कि चूंकि ये एब्जॉर्प्शन सॉइल से हो रहा है, तो पौधे के शरीर में मिनरल चूंकि लोड हो रहा है, और अनलोडिंग कहां से हो रही है, मिट्टी से। नहीं समझे आप, मिट्टी में से मिनरल को निकाल कर हम कहां ले जा रहे हैं, प्लांट्स में ले जा रहे हैं। तो जहां से मिनरल उठकर चला जा रहा है वहां मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, अर्थात उसका कंसंट्रेशन कम होगा। यही कारण है कि आपके गमले में अगर आप गमला रखे हैं, प्लांट लगाए हैं, तो उसमें आपको फर्टिलाइजर एक रेगुलर इंटरवल पर देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि एक निश्चित ऐसा समय आएगा जब सारे मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में यूज कर लेगा, तो पता लगेगा कि अब मिट्टी में वो मिनरल है ही नहीं है, तो उसकी कमी से उसका सिम्टम आने लगेगा। इसीलिए किसान अपने खेत में क्या डालता है, यूरिया डालता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, जिंक डालता है, पोटास डालता है, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, NPK समझ रहे हैं ना, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो NPK करके क्या आती है, खाद आती है। आप जो गांव से हैं वो समझते होंगे कि NPK क्या होता है। तो इस तरीके से अगर मिट्टी में किसी मिनरल की कमी हो तो किसान उसको सप्लाई करता है बाहर से। सीधी सी बात यह है कि मिनरल की जो अनलोडिंग है वो मिट्टी से होगी और अपलोडिंग कहाँ होगी, वो पौधे के शरीर में होगी। इसका ये मतलब हो गया कि सपोज करो कि अगर ये प्लांट की बॉडी है, सपोज दैट ये प्लांट की बॉडी है, ये उसका रूट हेयर है, सपोज दैट ये क्या है, ये रूट हेयर है। तो यहां पर जो मिनरल्स हैं, मिनरल आयंस, इन पर कोई भी चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, कोई भी जिन पर चार्ज होता है, ये चार्ज्ड आयंस जो होते हैं, इनका मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो होता है लो होता है। कहां पर, इन सॉयल सॉल्यूशन। सॉयल सॉल्यूशन में मिनरल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, राइट। और यहां पर मिनरल कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है।
अब अगर यहां पर मिट्टी से मिनरल आयन की अनलोडिंग होकर और प्लांट की बॉडी में इसकी अगर लोडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये एक तरीके से अपहिल मूवमेंट है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयन टेक्स प्लेस ब्रेकिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इग्नोरिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक करके आगे मूव कर रहा है राइट समझ में आ गई बात। तो यहां पर आयंस चूंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम क्या नाम देंगे? इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे इसको? इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मिनरल आयंस are less in concentration in soil, higher in concentration in the root hairs, therefore the absorption is against the concentration gradient, and to break the concentration gradient here the metabolic energy is consumed and it is adenosine triphosphate। ये बात समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ समझाने चल रहे हैं। फिलहाल एक बात आप नोट कर लेंगे कि मिनरल आयंस का एब्जॉर्प्शन मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यद्यपि कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कि मिट्टी में मिनरल आयंस अगर ज़्यादा मात्रा में है तो सिंपल डिफ्यूजन से भी आ सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट रेयर होता है। तो दोनों बातें हम यहाँ पर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन रेयर केस में होता है, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ mineral ions by root hairs, mineral ions by root hairs is mostly by active transport, by active transport। ये है बात। ज्यादातर केस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप मेंशन कर लेंगे। दिस वन ज्यादातर केस में कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये है बात, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ the mineral ions may be by passive method। एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड से भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मोस्टली होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मज़ा आ रहा है लेक्चर में? ठीक है, ये कहानी है, आप समझ गए होंगे। क्या बात समझ पाए? मिनरल का यूज हमने आपको प्लांट की बॉडी में बताया, कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, मिट्टी से एब्जॉर्ब होते हैं, पौधों में किस काम आते हैं, ये अगले लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। आज हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग की है इस पर। इसके बाद हमने आपको बताया कि मिनरल्स पानी में एब्जॉर्ब फॉर्म में, सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आयनिक फॉर्म में होते हैं। ये जो आयंस होते हैं इनका मिट्टी में कंसंट्रेशन कम होता है और प्लांट की बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेज में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है बाय ब्रेकिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एंड दिस रिक्वायर्स द मेटाबॉलिक एनर्जी एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जड़ में एब्जॉर्ब होकर के जिस रास्ते पानी ऊपर जाएगा उसी रास्ते ये मिनरल आयंस भी प्लांट की बॉडी में जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? जिस रास्ते पानी का एब्जॉर्प्शन होता है उसी रास्ते ये मिनरल आयंस एब्जॉर्ब होकर और पौधे की बॉडी में जा करके अपलोड हो जाते हैं। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब ये जो मिनरल आयन, जैसे आपने पानी की बात किया है कि एब्जॉर्प्शन हुआ, वैसे मिनरल की अब हमको ये बात करनी है कि ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, दो चीज़ें हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। एक बताया था कि जो पानी और मिनरल्स होते हैं इनका मूवमेंट, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, इनका मूवमेंट दो प्रकार का होता है। एक बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस के लिए, बहुत ही थोड़ी दूरी तक चलना होता है, और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि एक सेल से बगल वाली सेल में जाना है, अपनी पड़ोसी सेल के अंदर घुसना है। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से पॉसिबल है।
सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना है, पता लगा पौधे की जड़ में एब्जॉर्ब हुआ है और इसको 100 फीट ऊंचाई की पत्ती पर पहुंचना है पौधे में, तो इतनी दूरी का जो ट्रेवलिंग है ये अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए एक फोर्स लगता है जिस पर हम चर्चा आपसे कर चुके हैं एसेंट ऑफ सैप में। हमने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बताया है, पानी की किस प्रकार वाटर कॉलम बनता है और ये ऊपर जाता है। उसी को आज थोड़ा और ब्रीफ करेंगे। एसेंट ऑफ सैप अभी हमने पूरा क्लियर नहीं किया आपको, केवल हमने आपसे एब्जॉर्प्शन की बात किया था पानी की। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं इनका भी ट्रांसलोकेशन होता है। सबसे पहले हम चर्चा मिनरल के ट्रांसलोकेशन पर कर लें, लेकिन वहाँ पर जाने के पहले आप यूँ समझ लीजिए कि पानी का और मिनरल का कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो जाइलम होता है। कौन होता है? जाइलम होता है। यद्यपि ये मिनरल्स कभी कभी फ्लोएम से भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ध्यान रहे, लेकिन मेन रोल किसका है? जाइलम का। परंतु जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बल्कि किससे होते हैं? वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो दो बातें क्लियर कर लीजिए, फ्लोएम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इन सबको, और जाइलम जो होता है मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किससे होता है? मिनरल आयन का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से भी हो सकता है, परंतु जाइलम में केवल मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। आइए और अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स ये क्या चीज़ होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया हो तो हम इसको हटा दें। आइए और बात करें अब कि ट्रांसलोकेशन। अभी तक हमने आपको क्या बताया? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस। अब ध्यान रहे कि मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन इनका बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। इतना मेंशन कर लेना है कि कुछ खास प्रकार के पंप्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि फ्यू मिनरल्स are also absorbed by with the help of certain carrier proteins। कुछ खास प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इनसे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। प्लांट्स की बॉडी में मिनरल का ट्रांसलोकेशन किस प्रकार होता है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, दो टर्म, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक। मूवमेंट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है, ध्यान रहे। मूवमेंट जो आयनों का होता है always takes place from source to sink। यहां पे दो टर्म हम आपको बता रहे हैं, एक तो ये सोर्स है और दूसरा कौन है? ये सिंक है। हमेशा ध्यान रहे कि सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ आयंस, मिनरल आयंस, ये हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। इट इज ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सोर्स से सिंक की तरफ का मूवमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये है
कि ये सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है, और प्लांट की बॉडी में हम किस पॉइंट को सोर्स माने और किसको हम सिंक माने, ये यहाँ तय करना ज़रूरी है। हमेशा ये ध्यान रहे कि पौधों में आपने देखा होगा कि दो प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। एक पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो अभी नई नई निकली हैं, जुवेनाइल लीव्स होती हैं, जो पहले हल्की सी पीली होती हैं, बाद में वो ग्रीन कलर हो जाती हैं। पता है, ये जो ग्रीन कलर की होती हैं इनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। धीरे धीरे क्या होता है, ये पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल बनने लगता है। यहाँ पर क्लोरोफिल बनने लगता है तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। पहले कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, फिर येलो कलर की होती हैं, फिर जाकर के वो ग्रीन हो जाती हैं। ऐसा आपने प्लांट्स में देखा होगा। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो पहले ग्रीन थी, अब वो कैसी हो गई हैं, अब पीली हो गई हैं, और धीरे धीरे करके उनका पतझड़ हो जाता है, मतलब वो पत्तियां पौधों का साथ छोड़ देती हैं। ध्यान से सुनिए, एक पत्ती ऐसी है जो जुवेनाइल होकर बाद में वो ग्रीन कलर हुई, बढ़ी, और बाद में फिर कुछ समय के बाद बूढ़ी हो गई, पीली पड़ गई, और बाद में उसका पतझड़ हो जाता है। यहाँ पर जो पत्तियाँ पुरानी हैं, सेनेसिंग लीव्स हैं। सेनेसिंग का मतलब समझते हैं? सेनेसिंग का मतलब जो मलिन होने लगी हैं, जिनके दिन आ चुके हैं, अब उनको नष्ट होना है, ऐसी पत्तियों को सेनेसिंग लीफ कहा जाता है। सेनेसिंग लीव्स जो होती हैं, इनमें जितना भी मिनरल होता है ये सब यहाँ से मूव करके किधर चला जाता है, यहाँ से मूव करके ये जुवेनाइल लीव्स में चला जाता है। जो जुवेनाइल लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, कम एज वाली और नई पत्तियां होती हैं, उनमें चला जाता है। या यूं समझ लो कि पौधों में ऐसा जो कि सेनेसिंग पार्ट है, वहां से उस एरिया में मिनरल का डिस्चार्ज हो जाता है जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है। व्हाट डू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? वहां पर रेट ऑफ सेल डिवीजन फास्ट है, ग्रोइंग कंडीशन बनी हुई है, इसलिए मिनरल। अब यहां पर सिंक कौन होगा और सोर्स कौन होगा? तो यहां पर जो सिंक है ये ग्रीन लीव्स नहीं होंगी, ये होंगी कौन, ये क्या नाम है, सोर्स। सोर्स जो है ये कौन सी पत्तियां होंगी, ये पुरानी पत्तियां होंगी, ऐसी पत्तियां जो पीली पड़ गई हैं और ये जमीन का हिस्सा हो जाएंगी। तो एक नियम ये होता है कि जब पत्ती गिरने लगती है तो गिरने से पहले इसमें के जितने इसेंशियल मिनरल्स होते हैं सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होकर पौधे के दूसरी तरफ चले जाते हैं। या यूँ समझ लो कि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वसीयत लिखता है, तो क्या करता है कि मेरे ना रहने के बाद मेरी संपत्ति का इतना हिस्सा इनको, इतना हिस्सा इनको, इतना हिस्सा इनको दे दिया जाए। इसी प्रकार से ये जो जुवेनाइल लीव्स होती हैं ये बच्चे हैं, और किससे प्राप्त कर रहे हैं मिनरल्स को? ये मिनरल नाम की प्रॉपर्टी ये किससे मिल रही है इनको? ये मिल रही है उन पत्तियों से जो सेनेसिंग लीव्स हैं, जो कि अभी इनका पतझड़ हो जाएगा, जिनमें एब्सेशन होने जा रहा है, उनकी बात कर रहा हूँ। बात समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से हमेशा ध्यान रहे कि आयनों का जो मूवमेंट होता है वो किधर से किधर होता है। ध्यान दीजिए, हम एक प्लांट बना रहे हैं, ये प्लांट है दिस वन, इसमें कुछ पत्तियां ग्रीन लीव्स हैं और इसमें कुछ पत्तियां कैसी हैं, ये पत्तियां हैं ऐसी लीव्स जिनको हमने आपको ब्लैक कलर से दिखाया है। ये पत्तियां ऐसी हैं जो कि ओल्ड लीव्स हैं। ये सेनेसिंग लीव्स होती हैं। ऐसी पत्तियां जो मलिन पड़ गई हैं और कुछ समय के बाद इनमें एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होगा और इनका लीफ फॉल हो जाएगा। ये पत्तियां प्लांट का हिस्सा नहीं रहेंगी। तो इनमें से जो मिनरल्स होते हैं, अब वो क्या होंगे? इधर वाली जो पत्तियां हैं वो कौन सी हैं? ये जुवेनाइल लीव्स हैं। ये जो पत्तियां हैं ये जुवेनाइल लीव्स हैं। अभी इनको बहुत दिनों तक पौधे का साथ देना है। ये जुवेनाइल लीव्स हैं, तो इनको पौधे का साथ बहुत दिनों तक देना है। ऐसी कंडीशन में जो मिनरल्स होते हैं इनकी अपलोडिंग किधर से किधर होगी? ये मिनरल्स हैं तो डायरेक्शन मूवमेंट का किधर से किधर होगा? ये होगा। इस प्रकार से ये मिनरल्स इन पत्तियों को प्राप्त हो जाएंगे और ये पत्तियां बाद में इस पौधे का हिस्सा नहीं रहेंगी, कट जाएंगी, यहां से गिर जाएंगी। तो इस प्रकार से ये होगा क्या कि मेरे ना रहने के बाद हमारी यह संपदा मेरे बच्चे यूज करेंगे।
उसी प्रकार से ये पत्तियां कहती हैं कि मेरे ना रहने के बाद हमारे शरीर का जितना भी मिनरल है वो सब कौन यूज करेगा, तो ये जुवेनाइल लीव्स यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो ओल्ड लीव्स हैं, ये जो ओल्ड लीव्स हैं ये क्या होंगी, ये जो ओल्ड लीव्स होती हैं ये सोर्स हैं। क्या मानेंगे इनको, इनको सोर्स मानेंगे। और जो जुवेनाइल लीव्स होती हैं ये कौन होती हैं, ये सिंक होती हैं। यहां हमेशा ध्यान रहे आपको, सोर्स और सिंक डिफाइन करते समय सिंक पौधे का वो एरिया होता है जहां पर मिनरल का यूज होना है, जहां पर मिनरल की रिक्वायरमेंट बनी हुई है वो सिंक कहलाएगा। और जहां मिनरल का अब यूज नहीं है क्योंकि पत्तियां बूढ़ी हो गई और उसके बाद लीफ फॉल हो जाएगा, ये जमीन में गिर जाएंगी, तो कहीं भैया हमारा मिनरल जमीन में जाने से अच्छा है कि हम अपने भाई को दे जाएं, तो ये अपनी जुवेनाइल लीव्स को ये दे देती हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो लीव्स होती हैं, जो पुरानी लीव्स हैं, इनको हम सोर्स कहते हैं, और ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं दीज आर नोन एज सिंक। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक इन प्लांट्स। आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। हालांकि सोर्स और सिंक का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। सोर्स और सिंक रिवर्स भी होते हैं। सोर्स और सिंक क्या होते हैं, ये रिवर्स भी होते हैं। सोर्स और सिंक जो होते हैं ये रिवर्स भी होते हैं। ये हालात पर निर्भर करता है कि कब हमको इन्हें सोर्स मानना है, कब इनको सिंक मानना है। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से हम आपको बताएंगे आगे अभी, लेकिन मिनरल्स पर कुछ बातें और बतानी है अभी। ट्रांसलोकेशन हमेशा सेनेसिंग लीफ से जुवेनाइल लीव्स की तरफ होता है, याद रखिए। दूसरी चीज़, अगर पौधे में किसी भी मिनरल की कमी है, ध्यान रखिए, अगर पौधे में किसी भी मिनरल की कमी है तो इसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले कौन सी पत्ती में दिखेगी। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है, द सिम्टम ऑफ दिस डेफिशिएंसी विल बी सीन फर्स्ट इन विच काइंड ऑफ लीफ। क्या बात करेंगे आप, तो हम बताएंगे कि जैसे इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत ही इमोशनल डिस्कशन है यहाँ पर। जैसे मान लो कि भोजन की कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, माता पिता हैं, घर में भूखे बच्चे हैं, यद्यपि माता पिता भी भूखे हैं और घर में बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन माता पिता शायद ही कोई ऐसे होंगे जो कि स्वयं अपना पेट भरना चाहेंगे और बच्चों को नहीं देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पहले खिलाना पसंद करेंगे। ठीक है, हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमारी जान चली जाएगी, ठीक है, जी लिया हमने अपनी दुनिया। लेकिन हमारे ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है, इनको उस भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो उनका कुपोषण हो जाएगा। इस कुपोषण से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर भोजन कम मात्रा में है तो पहले बच्चों को खिला देंगे। यही हाल यहाँ पर है कि अगर किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी प्लांट की बॉडी में आपको दिखाई दे रही है तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये जो सेनेसिंग लीव्स होती हैं, जो ओल्ड लीव्स होती हैं, इनमें उसकी डेफिशिएंसी पहले दिखाई देगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो अपने लिए मिनरल नहीं लेंगे बल्कि इसको ट्रांसलोकेट कर देंगे। किधर ट्रांसलोकेट कर देंगे, इसको ट्रांसलोकेट कर देंगे इस पत्ती में जो कि जुवेनाइल लीफ है, ग्रीन लीफ है, यहां तक इसको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ये बात समझ में आ गई है, एनी डाउट किसी प्रकार की, कोई डाउट नहीं है। तो हमेशा इस फैक्ट को भी आप नोट कर लेंगे। मूवमेंट आपने लिख लिया होगा कि हमेशा सोर्स टू सिंक होता है, और जो ओल्ड लीव्स होती हैं, यहां पर इस पॉइंट को मेंशन करिए, ओल्ड लीव्स या सेनेसिंग लीव्स होती हैं, act as source and translocate their minerals करें कि ओल्ड लीव्स या जो सेनेसिंग लीव्स होती हैं, दीज एक्ट एज सोर्स एंड ट्रांसलोकेट देयर मिनरल स्टोर्स टू जुवेनाइल ग्रोइंग लीव्स। तो यहां पर ये सोर्स की तरह काम करेंगी, और ये जो ग्रोइंग लीव्स हैं ये क्या काम करेंगी, ये सिंक की तरह काम करेंगी। दूसरा फैक्ट हमने अभी आपको यहां पर नोट कराया, बताया है, वो ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनरल, deficiency of any kind of mineral
is first of all observed in the old leaves and symptom of deficiency appears in these. In the old leaves फर्स्ट, अगर आपका पौधा किसी भी मिनरल की कमी की वजह से मलिन हो रहा है तो सबसे पहले उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी। नई पत्तियां कभी पीली नहीं पड़ती, हमेशा ध्यान रहे कि पुरानी पत्तियों में इसकी डेफिशिएंसी दिखेगी, क्योंकि इसको पसंद है कि हमारे बच्चे पहले अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लें और हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, फिर देखा जाएगा। इस प्रकार से ऐसा होता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सोर्स कब होगा, सिंक कब होगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि ओल्ड लीव्स सोर्स हैं और दूसरी जो ग्रीन लीव्स हैं वो कौन है, वो सिंक हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो दिस विल अपीयर इन द ओल्ड लीव्स ऑलवेज। सबसे पहले इसका सिम्टम आपको दिखाई देगा। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्रकार के मिनरल का ट्रांसलोकेशन पॉसिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्या जितने प्रकार के मिनरल्स हैं ये सारे के सारे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, इनको दूसरी पत्तियों को दे सकते हैं? उत्तर है नहीं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के किसी न किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम पेक्टेट के रूप में कैल्शियम कहाँ मौजूद होता है? मिडिल लैमिला में होता है, सेल्स के, प्लांट सेल्स के। तो ये क्या है? इसका ट्रांसलोकेशन कभी नहीं होगा। यानी कि जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो अपने में से कैल्शियम को, ग्रीन लीव्स को नहीं दे पाएंगी। उसका कारण, क्योंकि कैल्शियम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिडिल लैमिला इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड इट इज नॉट ट्रांसलोकेटेड एट एनी कॉस्ट। इसका ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ट्रांसलोकेशन ऐसे मिनरल्स का नहीं होता जो कैसे होते हैं, जो कि किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे यहां पर कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ दोज मिनरल्स is not possible which are the part of any structure in plant। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम होता है Ca++, ये क्या है? इज present in middle lamella as calcium pectate। तो इसका ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सॉल्युलाइज हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर है, जैसे कि पोटास है, पोटेशियम है, और जैसे कि फास्फोरस है, तो ये सब क्या होते हैं, इनका ट्रांसलोकेशन तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे मिनरल का, जैसे कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मिडिल लैमिला का निर्माण कर रहा है, तो इसका ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आइए और हम इस पर विचार करें कि क्या सोर्स और सिंक कभी बदलते नहीं हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट हालात पर चेंज हो जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि हालात किस प्रकार के बने हुए हैं। आइए जरा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
एक पौधा है, ये पोटैटो लीफ है, ये इसकी हरी भरी पत्तियां हैं और ये इसकी जड़ें हैं मिट्टी के नीचे। अब अगर हम देखें तो इसमें पोटैटो ट्यूबर्स पड़े हुए हैं। ये कौन है? ये लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स, और ये सूरज की रोशनी है। तो यहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर बनेगा। फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनता है वो इन पत्तियों से यहां से नीचे आ करके वो स्टोर हो जाता है। किस में स्टोर हो जाता है? ये सब इन्हीं पोटैटो ट्यूबर्स में स्टोर हो जाता है। जो लोग गांव के उन्हें खेती किए होंगे तो पता होगा, या गए होंगे खेतों पर, पिताजी खेती कर रहे होंगे आलू की, तो आलू में उंगली से ऐसे मिट्टी हटाइए भुरभुरी, तो शुरुआत में जब पौधा छोटा अर्ली स्टेज का रहता है तो उसमें पोटैटो ट्यूबर बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद उनका आकार बड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस किया और जितना भी स्टार्च बना वो सारा का सारा पहुंच गया कहाँ पर? शुगर बना, और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? वो पोटैटो ट्यूबर्स में। तो ऐसी कंडीशन में जब हरी पत्तियां होती हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो सोर्स यहां पर कौन होता है? ये हरी पत्तियां यहां पर सोर्स होती हैं। और ये पोटैटो ट्यूबर्स क्या होते हैं? उस समय ये सिंक होते हैं। ये हम वो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि पोटैटो प्लांट जो है ये ग्रीनरी से लदा हुआ है, इसमें क्लोरोफिल खूब है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ से बना हुआ शुगर स्टार्च बन करके पोटैटो ट्यूबर्स में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर ये पोटैटो ट्यूबर्स में आकर के स्टोर हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से स्टोरेज हो गया, और ये सोर्स है और ये सिंक है। लेकिन इसका कंडीशन रिवर्स कब होगा? मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जब आलू की पत्तियां सूख जाती हैं, होली के आसपास जब खुदाई करते हैं, आपने देखा होगा कि आलू की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती हैं। अब वो आलू का जो ट्यूबर है वो मिट्टी में ही पड़ा रहेगा। जब किसान अप्रैल के महीने में इनकी सिंचाई करता है, तो सिंचाई करने के बाद ये जो पोटैटो ट्यूबर्स मिट्टी में पड़े हैं और उनकी खुदाई नहीं हुई है, या कहीं खुदाई करने से छूट गया कोई चीज़, कोई ट्यूबर, तो आप देखेंगे जब खेत की सिंचाई होगी तो उसमें से नए किल्ले निकल आते हैं और छोटी छोटी पत्तियां उसमें से निकल कर ग्रो करने लगती हैं। अब यहाँ ध्यान रहे कि पहले ये पत्तियां ब्राउन कलर की होती हैं, छोटे आकार की होती, तो इनमें फोटोसिंथेसिस उतना अच्छा नहीं होता है। उस समय इनको शुगर कौन सप्लाई करता है? तो उस समय ये पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं। इस कंडीशन को आप इस डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या हो गया है? ये पत्तियां मुरझा गई हैं, सूख गई हैं। अब क्या है इसके बाद? अब ये पोटैटो ट्यूबर्स यहाँ पड़े हुए हैं। अब मान लो कि इन्हीं में से कुछ नई पत्तियां निकल रही हैं, सपोज दैट अंकुरण अब शुरू हो गया। तो ध्यान रहे कि ये अभी जुवेनाइल लीव्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो शुगर है वो साल्बुलाइज होकर मूव करेगा। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है अब वो किधर जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। जहां पर जो पहले सिंक था अब क्या हो गया? ये अब ये सोर्स हो गया। और ये जो ग्रीन लीव्स हैं अब इनको क्या बोलेंगे? इनको सिंक बोलेंगे। तो इसलिए हमें यहां पर केवल यह बताना है कि सोर्स और सिंक का जो ये कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ये किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है इस पर निर्भर करता है, हमेशा ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ग्रीन लीव्स जब हरी भरी हैं तो यहाँ से ये ऑर्गेनिक बिल्डअप होता है, और ऑर्गेनिक बिल्डअप यहाँ से मूव करके सीधे पोटैटो ट्यूबर्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस समय ये सोर्स है, ये सिंक है। मार्च के महीने में पत्तियाँ सूख चुकी हैं। इनमें से अब जब खेत में सिंचाई कर दी जाती है, कुछ पोटैटो ट्यूबर मिट्टी के नीचे पड़े हैं, तो यहाँ से शुगर मूव करके इन पत्तियों में जा रहा है और कुछ नई और जुवेनाइल लीव्स यहाँ पर निकल रही हैं। अब इनको नीड है ऑर्गेनिक बिल्डअप की, ध्यान रहे। तो ये ऑर्गेनिक बिल्डअप फ्लोएम के रास्ते इन पत्तियों को प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है सोर्स और सिंक का, दिस विल बी रिवर्स्ड। हमारे ख्याल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पानी का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार हो रहा है, और इनका ट्रांसलोकेशन अगर होता है तो उसके तरीके क्या हैं, सोर्स और सिंक क्या होता है। ढेर सारी बातें हमने आपको इसमें चर्चा किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक ही लेक्चर में अपने एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपायरेशन की, जो हमारा अगला लेक्चर होगा। एसेंट ऑफ सैप
एंड ट्रांसपायरेशन। 20 मिनट का लेक्चर एसेंट ऑफ सैप का होगा, ज़्यादा पढ़ाना नहीं है इसमें, और लगभग 35-40 मिनट का हम आपसे ट्रांसपायरेशन पर बात करेंगे। ये हमारे अपने अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कोरोना पीरियड में एंजॉय करिए, घर से बाहर मत निकलना, मास्क हरदम होना चाहिए। हम लोग अभी चुनाव ड्यूटी करके आए हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी हो गई, खांसी आ रही है, हल्का सा गर्म है शरीर, हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन होम आइसोलेशन में है। तो हमेशा ध्यान रखो कि बाहर निकलते समय मास्क वगैरह होना चाहिए, सैनिटाइजेशन। हम लोगों की तो मजबूरी थी, चुनाव में जाना था, गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सरकार ने तेल निकाल लिया। तो चलिए, अब टेक केयर, बाहर नहीं आना है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इंटरेक्टिव क्लास मिल जाए लाइव अपने एप्लीकेशन पर ही, बीके बायोलॉजी पर। हम क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे, और टेस्ट भी हम ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे इस पर। प्रयास यही कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। एंजॉय करिए, टेक केयर, थैंक यू।